जी बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय अ साइंटिस्ट नेम गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नाम का साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था पॉजिटिव रेस को, यानी प्रोटॉन्स को। अच्छा, इनको जो अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसको पॉजिटिव रेज या फिर एनाल रेज भी कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव रेज या एनाल रेज। अच्छा, ये किया कैसे इसने? ये एक स्पेशल टाइप की डिवाइस है जो कि आप देख रहे होंगे अभी अपने सामने। जी बेटा, तो ये एक स्पेशल टाइप की डिवाइस है जो है, तो ये भी डिस्चार्ज ट्यूब ही, ठीक है ना, जिसके ज़रिए पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स को पता किया गया है। तो ये भी डिस्चार्ज ट्यूब ही। तो अच्छा, इसमें और पहले वाली डिस्चार्ज ट्यूब में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो कैथोड है ना बेटा, वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है? परफोरेशन का मतलब होता है सुराख। परफोरेशन का मतलब होता है सुराख। ठीक है, यानी कि कैथोड की जो प्लेट है, उस प्लेट में होल्स हैं। अच्छा, ये होल कैसे हैं? इन होल का साइज फिक्स है। ऐसा नहीं है कि कोई होल बड़ा है, कोई होल छोटा है, कोई होल दरमियाना है, ऐसा नहीं। इन होल का साइज है फिक्स। मतलब जैसे कि भाई वॉश बेसिन है ना, वॉश बेसिन में एक जाली लगी हुई होती है जिसमें इस तरह से 4-5 होल्स होते हैं। तो इनमें भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होल्स हैं, ठीक है ना। और इसे कहते हैं हम परफोरेटेड कैथोड। बाकी पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला ही है। सिर्फ एक ये चेंज है कि इसके अंदर परफोरेटेड कैथोड होता है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, अब जो प्रोसेस पैरामीटर्स हमने कल डिस्कस किए थे कि एक तो गैस होनी चाहिए यहाँ पर, और गैस का जो प्रेशर है गैस होनी चाहिए लो प्रेशर पर। अच्छा, ये लो प्रेशर कितना? 0.1 से लेकर 0.01 नैनोमीटर तक का। वोल्टेज जो है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक करंट का वोल्टेज है, वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, हाई वोल्टेज होना चाहिए। और हाई वोल्टेज ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए तकरीबन 10,000 वोल्ट्स। ठीक है बेटा, ये होना चाहिए तकरीबन 10,000 वोल्ट्स। अच्छा, अब जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो प्रोसेस में सेम उसी तरीके से जैसे कि डिस्चार्ज ट्यूब में पहले हो चुका है, सेम उसी तरीके से होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, यानी कि कैथोड रेज जो हैं वो आपके पास नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से निकलेंगे और ये ट्रैवल करके कहाँ पहुँचेंगे? ये ट्रैवल करके पहुँचेंगे कैथोड पर। अच्छा, जब ये कैथोड पर पहुँचकर जमा हो जाएंगे, तो आपको पता है कि एक वक्त तो ऐसा कभी ना कभी आएगा ना कि जिस वक्त ये कैथोड से, ये कैथोड रेज की सूरत में ये इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। क्या ख्याल है, ऐसा होगा? कल वाले ये एक्सपेरिमेंट दोहरा रहा हूँ, तो ये कल भी हुआ था ऐसा। जी सर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब एक बात देखो, गैस का भले ही लो प्रेशर है, बहुत कम है गैस का प्रेशर, लेकिन फिर भी गैस के बेटा कुछ एटम्स तो होंगे ना? क्या लगता है, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे बिल्कुल गैस के एटम्स ही ना हो?
गैस के कुछ एटम्स तो होंगे। लो प्रेशर का मतलब है ये है कि गैस के एटम्स तादाद में बड़े कम होंगे, लेकिन होंगे तो सही। तो मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि अगर एक टेनिस बॉल को मैं एक फुटबॉल से जोरदार इस जगह पे हिट करूं, क्या होगा? क्या होगा बेटा? सर टेनिस बॉल दूर जाएगी, मतलब हिलेगी अपनी जगह से। टेनिस बॉल सर दूर जाके कहीं फेंका जाएगी, अपनी जगह से हिल जाएगी। अच्छा एक बात बताइएगा, ये हमारा के अलावा इस वक्त क्लास में, थैंक यू, हाँ, मिसाल के तौर पर ये एक कैरम बोर्ड है और यहाँ एक कैरम बोर्ड है। इस कैरम बोर्ड के इस सेंटर में मैं स्ट्राइकर होता है ना, स्ट्राइकर बड़ा होता है साइज में, स्ट्राइकर को रख दूं, ग्लू से चिपका दूं, यहाँ पर पॉकेट है और यहाँ पे लाइन है, यहाँ पर मैं क्वीन रखूं और क्वीन को मैं इस जगह पर हिट करूं, क्या होगा? याद रहे स्ट्राइकर चिपका हुआ अपनी जगह से, सर वो चली जाएगी पॉकेट में, ये डिफ्लेक्ट होकर सर पॉकेट की तरफ चली जाएगी। ठीक है, कंडीशन रिवर्स करते हैं। और जब ये पॉकेट यहाँ कहीं रखा हो और मैं स्ट्राइकर से इसके इस जगह पर हिट करूं, अब क्या होगा? अब भी सर चली, क्वीन है ना ये बीच वाली, हाँ ये चली जाएगी सर। ठीक है, कोई चिपकी भी नहीं है, नहीं सर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी। हो जाएगी डिस्प्ले। चलो सर बस इतनी यस सर। के डिस्प्लेस हो जाएगी बस। अब देखो बात ये है, कहने का मकसद कि पहली बार में जब मैंने स्ट्राइकर रखा था और एक क्वीन से एक पॉकेट से उस पीस से हिट किया था, तो वो स्ट्राइकर इसलिए नहीं हिला क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा था और इसके अंदर इतनी सलाहियत थी नहीं कि वो इसके इस मास को ब्रीच करते हुए इसको हिला देती। लेकिन दूसरी कंडीशन में जब स्ट्राइकर से मैंने हिट किया तो स्ट्राइकर का मास ज्यादा था और इस पीस का मास बहुत कम था इसके मुकाबले में। तो कम मास होने की वजह से ये पीस बड़ी आसानी से इधर उधर आगे पीछे कहीं डिस्प्लेस हो गया। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है। अच्छा अब मान लो यहाँ पर उस गैस का एटम रखा हुआ है जो यहाँ पर अभी हमने रखी हुई, सेंटर में न्यूक्लियस है जिसको मैं पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट कर रहा हूँ और यहाँ साइड में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है शेल में। जब ये रेज आकर इन एटम से टकराएंगी, एक रे के अंदर पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये तो बेचारा एक अकेला इलेक्ट्रॉन है और ये रेज आ भी बड़ी तेज स्पीड से रही हैं। तो जैसे ही ये रेज इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी क्या होगा आपके हिसाब से? सर एटम डिस्प्लेस हो जाएंगे, गैस के जो यस एटम्स। सर इधर उधर जी जाएंगे। सर, वो अपनी जगह से सर डिस्प्ले हिल हो जाएंगे। जाएंगे। एटम की जगह ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो, क्योंकि टकरा तो ये रेज इलेक्ट्रॉन से रही है ना। सर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकला बेटा, तो अब यहाँ पर क्या रह गया आपके पास? यहाँ पर रह गया सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन था या ये जो एटम था, अभी जो गैस हमने अंदर रखी हुई थी वो हाइड्रोजन थी। अब हाइड्रोजन में हम सब ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इसके पास से ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब क्या रह जाएगा? अब यहाँ पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा, जिस पर कौन सा चार्ज होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहे हैं? प्रोटॉन्स हैं। अब इन प्रोटॉन्स को जब इलेक्ट्रॉन्स को एनोड पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींच रही है, तो इन प्रोटॉन्स को ये नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी। ये जो नेगेटिव प्लेट है यहाँ पर, कैथोड रे, कैथोड जो है ये अपनी तरफ खींचना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को?
जी जी सर, सर। खींचेगी। जी सर, खींचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया हुआ है, हमने इस कैथोड के पीछे ना, यहाँ पर ये जगह जो देख रहे हो ना, रेड रेड सी जो मैंने हाईलाइट भी की हुई है डायग्राम में, इस यहाँ पर एक कंपाउंड लगाया हुआ है। ये कंपाउंड है जिंक सल्फाइड। ये कंपाउंड किस लिए लगाया है? इस कंपाउंड की खासियत होती है, जिंक सल्फाइड कैन डिटेक्ट चार्जेस by changing its color. अपने कलर को चेंज करते हुए यह चार्जेस डिटेक्ट करता है। इसका कलर शुरुआत में कैसा होता है? ऑरेंजिश येलो होता है, और जब इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आके टकराता है तो ये रेड हो जाता है, डार्क रेड। ठीक है। तो जैसे ही ये एनोड की पॉजिटिव प्रोटॉन गैस के पॉजिटिव आइंस जो हैं, जब ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुए तो बहुत सारे आइंस इधर उधर प्लेट के बीच में, जो इन सुराखों के बीच में गैप था, वहां टकरा गए होंगे, यहाँ यहाँ यहाँ। लेकिन कुछ तो ऐसे पार्टिकल्स होंगे ना जो इस सुराख में से गुजर गए होंगे, इस सुराख में से गुजर गए होंगे, वो जाकर इस कंपाउंड पर टकराए होंगे, जिंक सल्फाइड पर। और जिंक सल्फाइड का कलर ऑरेंजिश येलो से बदलकर हो गया रेड, रेड हो गया। जिससे हमें पता चला कि कोई कंपाउंड, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आया जिसने जिंक सल्फाइड के कलर को चेंज किया, इसने जिंक सल्फाइड के कलर को चेंज किया। कलर चेंज होने की सूरत में, कलर चेंज होने की सूरत में ये सारा मामला हुआ। हमने इस बात पे, इस सारे मामले से इस नतीजे पे पहुंचे कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन द एटम which is literally named as proton. अच्छा, ये सर एनोड से नहीं निकल रही, अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करा देते हैं। बच्चे बोलते हैं एनोड से रेडिएशन निकल रही है। याद रखना, these rays are not emitted from anode। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, these rays are not emitted from anode। एनोड से ये रेडिएशंस नहीं निकली हैं, हमेशा ये बात मेरी याद रखिएगा। बल्कि ये क्या है, ये प्रोटॉन्स जो है यहाँ पर, असल में प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या है? असल में प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम्स ऑफ गैस। वो जो गैस हमने बीच में रखी है उसके पॉजिटिवली चार्ज एटम्स। तो इस तरीके से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और हमें पता चला। क्लियर हो गया बेटा? जी सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। यस सर। ले लिया? यस सर। अब जरा कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्चार्ज, सॉरी, पॉजिटिव रेज जो है, यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं। अब जरा कुछ इनकी प्रॉपर्टीज की बात करके देखते हैं कि ये क्या है, कैसे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। पहली चीज तो ये होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अच्छा, मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम एज कैथोड। जो कैथोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे काफी कैथोड रेज काफी ज्यादा मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी भी। कौन कौन सी? सच एज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है। प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ये भी चमक प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब किसी बॉडी से टकराते हैं तो। और
काइनेटिक एनर्जी, प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इनके ये भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जिस चीज से टकरा जाए, और मटेरियल इन नेचर, ये भी मटेरियल नेचर के होते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा एक जो बात यहाँ पे अभी बताने वाली है कि इनका जो चार्ज टू मास रेशियो होता है इज डिफरेंट। मुख्तलिफ गैसेस के लिए इनका जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन अगर अदर हैंड पर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो फिक्स रहता है चाहे गैस कोई सी भी। इसका जवाब है किसी के पास कि सर ऐसा क्यों होता है? किसी के पास है जवाब? जल्दी बोलो। नो सर। तो बहुत सिंपल है वैसे। देखो पॉजिटिव रेस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है पॉजिटिव रेस, सही है ना? अब देखो अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन का मास होता है 1। अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन का मास होता है 16। अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ तो उसका मास होता है 14। ठीक है, हर गैस का अपना एक अलग मास होता है, और यही गैस के जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, यही तो हिट कर रहे होते हैं, यानी यही तो डिटेक्ट हुए हैं। अब देखो चार्ज की वैल्यू तो तमाम प्रोटॉन्स की सेम है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम जितनी इलेक्ट्रॉन की है। फर्क आ जाता है मास में। कहीं अगर किसी एलिमेंट में एक प्रोटॉन है तो उसका मास हो जाएगा 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। लेकिन अगर कहीं प्रोटॉन दो है तो उसका मास हो जाएगा 3.34 एक्सपोनेंट माइनस 27। अब सिंपल सी बात है बेटा, 12 को अगर तुम 2 से डिवाइड करो तो आंसर 6 आएगा, और अगर 12 को तुम 4 से डिवाइड करो तो आंसर 3 आएगा। जब डिनोमिनेटर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आना है वो भी तो चेंज ही आएगा। इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रॉन में एक वक्त में एक ही एटम का मास काउंट होता है, क्योंकि वो एक अलग से ही रेडिएशन चली थी और उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन थे और कुछ नहीं था, इसलिए एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन काउंट होता है और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है। लेकिन यहाँ पर किसी न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, किसी में 3 प्रोटॉन, किसी में 4 प्रोटॉन, किसी में 6 प्रोटॉन, किसी में 8 प्रोटॉन, किसी में 10 प्रोटॉन, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम रीजन लिखें, क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू डिफरेंट numbers of proton in different atoms। मुख्तलिफ एटम्स में मुख्तलिफ तादाद में प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भैया ये इनकी तादाद सेम नहीं रही। अच्छा एक और बात जो याद रखने की है यहाँ पर, एक और बात क्या याद रखनी की है यहाँ पर? चार्ज टू मास रेशियो के हवाले से है ये बात। चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव रेस का कम होता है और कैथोड रेस का ज्यादा होता है। ये क्यों सर, अलग अलग क्यों?
इसका भी समझा देता हूँ। देखो 12 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 6, 12 को 6 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2, 12 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 4, 12 को 4 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 3। एक चीज गौर कर रहे हो कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता चला जा रहा है 2, 3, 4, 6, वैसे वैसे आंसर छोटा होता चला जा रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है आंसर 6 आ रहा है। अब डिनोमिनेटर बढ़ाया हमने, 2 की जगह 3 किया तो आंसर 4 आ रहा है, इनके 6 से आंसर छोटा हो गया। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब जब चार्ज टू मास की बात कह रहे हैं बेटा, तो दोनों का चार्ज तो सेम है, फर्क किसकी वजह से आ रहा है? मास। इलेक्ट्रॉन मास में कम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है और मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या है? जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर बड़ा आएगा, और मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर छोटा है। दैट्स व्हाई चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव रेस का कम और कैथोड रेस का ज्यादा होता है। ये बात समझ में आई बेटा? जी जी सर। सर। जी सर। जी सर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर क्लास ऑफ करेंगे, बाकी बात कल करेंगे। सर हमने जो कंपाउंड यूज किया है वो जरूरी कि हम जिंक सल्फेट ही यूज करें? बेटा हम और भी कंपाउंड और भी कलर ससेप्टिव मटेरियल यूज कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल यूज करने हैं जो कलर में चेंजेस लाते हों, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर पड़े तो उनके ऊपर कोई चेंज आए। अब कोई ऐसा मटेरियल तुमने ले लिया जिसपे चार्ज पड़ने से कोई कलर में चेंजेस ही नहीं आ रहे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। ओके सर। और कोई? सर जी बेटा। आपने न्यूमेरिकल का कहा था मुझसे क्लास में याद दिलाना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया याद आ गया। बेटा एक काम करो, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। जी सर।